नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के डेली करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और आपके मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स 8 नवंबर दिन मंगलवार के करंट अफेयर में आपका स्वागत करता हूं। करंट अफेयर की शुरुआत करने के पहले आपको जानकारी दे देते हैं कि यदि आप एमपीपीएससी लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विस की तैयारी को लेकर के सीरियस हैं तो एग्जाम गुरुजी के नोट्स परचेज कर सकते हैं। 2022 के ये अपडेटेड नोट्स हैं। इसके साथ आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो कि 895 रुपये की है, ये आपकी साथ में मुख्य परीक्षा की भी तैयारी करवाएगी। टेस्ट सीरीज ये आपको इसके साथ फ्री मिल रही है 1299 के नोट्स के साथ। वहीं पर यदि आप मेंस के नोट्स परचेज करते हैं तो इसके साथ आपको मुख्य परीक्षा 2021 की टेस्ट सीरीज मिल रही है जिसकी कास्ट 1295 रुपये है। ये दोनों टेस्ट सीरीज आप भले ही प्री की तैयारी कर रहे हैं या मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप दोनों के लिए लाभदायक है क्योंकि आपके पास समय मात्र 2 महीने का है। नवंबर और लगभग आधा नवंबर चला ही गया, दिसंबर है, थोड़ा सा जनवरी हम ले सकते हैं क्योंकि आपकी जो परीक्षा होगी 2022 की प्री वो मार्च मिडिल में या अप्रैल फर्स्ट वीक में हो ही जाएगी। और इसका कैलेंडर आपको आने वाले 10 दिनों के अंदर मिल जाएगा क्योंकि कैलेंडर एमपीपीएससी आयोग जो है अपडेट करने वाला है। दिसंबर में वो आपको नोटिफिकेशन देगा, नवंबर एंड में वो आपको कैलेंडर देगा। शुरुआत करते हैं कल के रिवीजन के साथ। कल हमने क्या क्या पढ़ा था तो मध्य प्रदेश की खबरों में हमने देखा था मध्य प्रदेश के किस स्थान को पूर्व में मालवा की रानी के रूप में परिभाषित किया जाता रहा है। इसमें मैंने बहुत सारी डिटेल्स आपको बताई थी, वहां से हर लाइन से लगभग प्रश्नों के बनने की संभावना है और मुझे आशा है कि आप सभी ने अपने एमपी की जो बुक है या आपके जो नोट्स है वहां पर उन्हें अपडेट कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो थोड़ा सा समय निकाल करके आप एक बार जरूर देख लें, उनके जो कंटेंट है उसको आप अपने नोट्स में अपडेट कर लें। ज़्यादा मैं जोर नहीं दूंगा, बस इतना कहूँगा पिछले 2 वर्षों के प्रश्न पत्र आप उठा करके देख लें। मध्य प्रदेश के क्वेश्चंस को विशेषकर आपको समझ में आ जाएगा कि अब आयोग में बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो बिल्कुल लगभग एमपी के जो क्वेश्चंस हैं वो पूरी तरह से वो बदल दिया है उन्होंने अपना क्वेश्चन बैंक बदला है। तो क्वेश्चनों के पूछने के जो तरीके हैं वो बदल चुके हैं, प्रश्नों में बहुत सारी जो नवीनता आ चुकी है, बहुत डीप में जा कर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज़्यादातर वो एमपी गवर्नमेंट की वेबसाइट से उठाए जा रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को हल्के में मत लीजिए यदि आप परीक्षा को लेकर के थोड़ा बहुत भी सीरियस हैं तो। आगे की तरफ हमने देखा था देश का पहला महिला इंडस्ट्रियल पार्क, ऐसा कहा गया है कि ये पहला महिला इंडस्ट्रियल पार्क है। कहाँ बनाया जा रहा है तो पीथमपुर में बनाया जा रहा है, एमपी गवर्नमेंट का कहना है, लेकिन ये जो तेलंगाना है वहाँ पर भी इसकी एक घोषणा की गई है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 के लिए किसकी अध्यक्षता में आयोजन सह समन्वय समिति गठित की गई है तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में की गई है। निम्न में से किसे अखिल भारतीय कालिदास समारोह का जो सम्मान होता है वो दिया गया है तो रिम्पा शिवा को नहीं दिया गया था, बाकी जो 3 लोग हैं उन्हें दिया गया था, प्लस एक छूट गए थे। करंट अफेयर में उनके बारे में डिटेल बताई गई है। इंदौर में आयोजित होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति होंगे तो ये गुयाना के होंगे। 9, 10, 11, 12 पूरा मध्य प्रदेश का बिजी रहने वाला है, बहुत सारे करंट अफेयर्स हमें वहां पर मिलेंगे। निम्न में से किस देश की टीम ने पहली बार एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप जीती है तो ये जीती है भारत ने। हाल ही में एबाक क्लस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन के तहत पूरा होने वाला पहला क्लस्टर है ये तो किस राज्य में है, ये मिजोरम में है। निम्न में से किसने BWF पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 स्वर्ण पदक जीता है प्रमोद भगत और मनीषा ने जीता है। प्रमोद भगत ने पैरालंपिक में भी पदक जीते थे। निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, मोहम्मद तैयब इकराम चुने गए हैं। बत्रा जी की इनने जगह ली है, 2 वर्ष का कार्यकाल उनका बचा हुआ था, इनका भी कार्यकाल 2 वर्ष का ही रहेगा। सीमा सड़क संगठन BRO का प्रोजेक्ट अरुणांक किस संस्थान के सहयोग से संचालित किया जा रहा है तो टाटा स्टील के सहयोग से किया जा रहा है। अरुणांक में आपको अरुणाचल प्रदेश दिखेगा। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चंस के साथ। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई जाएगी, कलकत्ता में, दिल्ली में, जयपुर में या उज्जैन में तो इसका राइट आंसर होगा उज्जैन में लगाई जाएगी। क्यों लगाई जाएगी थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर देख लेंगे। कल एक कमेंट आया था कि सर जो करंट अफेयर होता है आप बहुत ज़्यादा समय ले रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो नहीं ले रहा हूँ अपनी तरफ से, आप सभी को यदि ऐसा लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप एक बार मुझे सूचित कर दें कि यदि ज़्यादा समय लगा। देखिए ऑन एन एवरेज आप निकालेंगे तो 25 मिनट के आसपास का करंट अफेयर हमारा जा रहा है। कल थोड़ा सा ज़्यादा चला गया था क्योंकि जो कल का पहला प्रश्न था धार से जुड़ा हुआ था और उसमें लगभग 2 स्लाइड्स थी, काफ़ी सारी डिटेल्स हमने अपनी तरफ से देने की कोशिश की थी। थोड़ा सा लालच रहता है, यदि कोई चीज़ ऐतिहासिक जुड़ी हुई है तो हमें ऐसा लगता है कि उससे जुड़ी हुई ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुंचा दी जाए। आप लोगों के लिए ही जानकारी हम इकट्ठा करते हैं, उसे अपने पास रखकर हम कुछ नहीं करने वाले।
तो आप लोगों को देने की कोशिश करते हैं, उसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो करंट अफेयर होते हैं ये आपके एमपी प्लस नेशनल इंटरनेशनल की पूरा हम कवर करते हैं, तो ऑन एन एवरेज 25 से 30 मिनट लगते हैं। मैंने भी कल वो कमेंट पढ़ने के बाद बहुत सारे मध्य प्रदेश के या अन्य राज्यों के करंट अफेयर्स भी देखे थे, तो लगभग सभी के 30 से 40 मिनट के तो मिनिमम थे। मध्य प्रदेश के कई जगहों पे करंट अफेयर्स 1 एन आवर के चल रहे हैं और उनके मैंने क्वेश्चंस भी देखे हैं और मैं भी देखता हूँ, क्वेश्चंस निकालता हूँ। मुझे नहीं मिलते हैं क्वेश्चंस, 3 से 4 से ज़्यादा खबरें हमें नहीं मिलती जो आपके करंट अफेयर्स लाइक हो। बाकी की खबरें ऐसी रहती हैं कि कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है, 20 करोड़ का है, कितनी सड़कें, डेली सड़कों का इनोग्रेशन हो रहा है, ठीक है, हाईवेज का नहीं हो रहा लेकिन सड़कों का हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो, या किसी को क्या कहते हैं कि कहीं पे सरकार उद्यम योजना के लिए वो करने गई, इनोग्रेशन करने गई, वो भी होती। वो करंट अफेयर्स में नहीं आती, वो एक वहाँ के विकास के लिए होती, लेकिन वो योजना से जुड़ा हुआ यदि कोई बात होती तो मैं आप तक लेके आता हूँ। तो ऐसे यदि बनाऊंगा तो 20 खबरें मध्य प्रदेश की डेली बन सकती हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि आपको सिर्फ वो चीज़ें दी जाएं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ सिर्फ ज़रूरी हैं। बाकी का दैनिक भास्कर अखबार है, नई दुनिया है, बहुत सारे अखबार आपके यहाँ आते होंगे, आप उसमें पढ़ सकते हैं। कल इंदौर में ही 4 लड़कियों की लड़ाई हुई थी और अच्छी झूमा झटकी हुई थी, उठापटक भी हुई है, मुख्यमंत्री तक बात गई है और न्यूज़ में भी बनी रही हैं। आप कहें तो मैं वो भी करंट अफेयर में लेकर के आ सकता हूँ कि वो लड़कियाँ कौन थी, उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो हम भी देखते हैं खबरों में, लेकिन वो करंट अफेयर में नहीं आता। हाँ, न्यूज़पेपर में पढ़ने लायक खबरें रहती हैं तो आप पढ़ सकते हैं। तो ऐसी खबरों से बचते हैं, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बहुत टू द फैक्ट, टू द पॉइंट और इम्पॉर्टेंट जानकारी ही दी जाए। तो उसमें थोड़ा सा 25 से 30 मिनट लग जाते हैं और डेली का हमारा आपका एक कम्युनिकेशन का टाइम होता है। कुछ आप मुझे सुनते हैं, कुछ मैं आपको सुनता हूँ, आपकी शिकायतों को भी सुनता हूँ, तो इसमें समय लग जाता है। यदि आप लोग कहेंगे ज़्यादा समय लग रहा है तो हम इस करंट अफेयर्स को घटा देंगे और सिर्फ करंट से जुड़ी हुई 1 से 2 लाइनें जो होती हैं मैं वही जानकारी आपको दूंगा। इसके अलावा मैं डिटेल्स शेयर करना बंद कर दूंगा, तो करंट अफेयर 15 मिनट में आपका हो जाएगा। नेशनल प्लस एमपी दोनों में कंप्लीट करा सकता हूं 15 मिनट में। साथ में आपको जो डेली एक क्वेश्चन दिया जाता है उसके साथ 4 से 5 फैक्ट्स होते हैं, आप लोग भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये भी आप लोगों के लिए ही है। तो यदि आप कहेंगे तो उसको बंद कर दूंगा, तो उसमें लगभग 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है। तो वो भी, ये सब चीज़ें यदि हम घटा देंगे तो 15 मिनट में करंट अफेयर किया जा सकता है। कोई बड़ा टास्क नहीं है, कोशिश करेंगे तो 10 मिनट में भी किया जा सकता है। केवल 10 खबरें हैं, प्रति क्वेश्चन 1 मिनट का टाइम लगेगा, तो हम उसे पूरा कर सकते हैं। यदि एमपी में फोकस्ड हो जाएंगे तो 5 क्वेश्चंस होते हैं, 2 मिनट ज़्यादा लूँगा तो 10 मिनट में मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। तो करंट अफेयर्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा 10 मिनट में। लेकिन अभी जो लग रहा है 15 मिनट आपके ज़्यादा लग रहे हैं, 24 घंटे में से आधे घंटे आपके लिए है, तो थोड़ी बातें यहाँ पे ज़्यादा हो गई। आपको लगता है कि इसमें सुधार किया जाए, उन्होंने कमेंट किया था, और आप लोगों को कि एक व्यक्ति के कहने पे मैं बदलाव नहीं कर सकता। यदि वो ऐसा होता कि अच्छा होता, उससे कुछ लाभ मिलते, तो मैं कोशिश करता। लेकिन आप लोगों के लिए बाकी लोग इस पर कमेंट करके बताएं कि ये बदलाव किए जाए, ये सारी चीज़ें घटाई जाएं, तो मैं अपनी तरफ से घटा दूंगा। क्योंकि ये जो वीडियो बनाता हूँ 4 से 4.5 घंटे लगते हैं इन सब सारी चीज़ों में, तो आप लोगों को लगता है तो मेरा भी समय की वहाँ पर बचत होगी। मैं उसको 10 मिनट में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन आप सभी लोगों का जो सुझाव है वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बहुमत जिधर की तरफ जाएगा, मेरा मत भी उधर की तरफ जाएगा। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, शुरुआत करते हैं यहाँ से। मध्य प्रदेश का जो उज्जैन नगरी है, धार्मिक नगरी उज्जैन, खबरों में लगातार बनी हुई है, और लगातार मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये आने वाले समय पर खबरों पे बनी रहने वाली है। यहाँ से बहुत कुछ इतिहास निकल के आएगा, बहुत कुछ वर्तमान भी निकल कर के आएगा। हमें इसे अपडेट करके रखना है, क्योंकि वहीं से आयोग और आपके जितने भी व्यापम के एग्जाम्स होंगे, 30 दिन एग्जाम चलते हैं, 15 दिन एग्जाम चलते हैं, उन्हें नए क्वेश्चन चाहिए तो वहीं से निकल करके आएंगे। तो आप इन्हें इकट्ठे करके चलते चलिए, डेली आप पढ़ेंगे तो वैसे भी याद हो जाएंगे। तो एक खबर निकल के आई कि पहली जो वैदिक घड़ी है उसका वहाँ पे नींव रख दी गई है, उज्जैन के एक स्थान पे लगेगी। कहाँ लगेगी? वो उज्जैन में लगेगी, ठीक है। ये यहाँ पर लगाने का कारण क्या है? इसका लगाने का कारण ये है, गुड़ी पड़वा जो हमारा क्या कहते हैं, हमारा नवरात्र, जो हिंदू पर्व का नवरात्र शुरू होता है, हिंदू पंचाग का शुरुआत होती है, वो गुड़ी पड़वा के अवसर पे शुरू होती है। महाराष्ट्रियन ये शब्द है, वहाँ से लिया गया है। गुड़ी पड़वा मनाया जाता है, हमारे यहाँ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा बोलते हैं, तो वहाँ से शुरुआत होती है हमारे हिंदू कैलेंडर की। तो ये जो जंतर मंतर वेदशाला है, वहाँ पर ये लगाई जाएगी। और उज्जैन जो है ज्योतिष का बहुत बड़ा केंद्र है, क्योंकि जो वेदशाला है लगभग 300 वर्ष पुरानी है, और वहाँ पे आपको वैदिक पूरी जो वेदशाला, वहाँ पर पहले ग्रहों की गणना की जाती थी।
और इसका बहुत बड़ा इतिहास है अपने साथ में बनाए हुए। लेकिन सरकार इसमें खर्च कितना कर रही है? लगभग 1.5 करोड़ के आसपास खर्च कर रही है। वैदिक समय कुछ इस प्रकार से दिया होता है, यहाँ पे 6 होते हैं, ये 12 होते हैं। आप इसे एक बार देख लेंगे, सर्च करेंगे तो आपको वैदिक घड़ी मिल जाएगी। तो इन्हीं क्रमों में वो चलेगी घड़ी। 24 घंटे का जो समय होगा वो वैदिक के अनुसार होगा। और उसमें उसके साथ साथ क्या किया जा रहा है, उसके साथ साथ एक ऐप लॉन्च किया जा रहा है। बहुत सारे हिंदू पंचांग के ऐप मिलते हैं, ये एक वैदिक ऐप होगा जहां पर आपको गणना की जाएगी और वो हिंदू पंचांग, ग्रहों की स्थिति, मुहूर्त, ये सब कुछ मिला करके होगी। देखिए, जो उस वेदशाला का निर्माण कराया गया था, ये सवाई जो राजा जय सिंह थे इनके द्वारा कराया गया था और इन्होंने ऐसी 4 घड़ियों की स्थापना कराई थी, जिसमें से एक जो थी वो उज्जैन में थी और उसका जो वर्तमान नाम है वो जीवाजी वेदशाला के नाम से है। अब प्राचीन काल में हमने आपको बताया कि उज्जैन ज्योतिष का केंद्र है, तांत्रिक का केंद्र है, महाकाल का, मंगल ग्रह का, बहुत सारे केंद्र वहाँ पर हैं। क्यों है? क्योंकि यह कर्क रेखा के मध्य में स्थित है। अब पुराने समय में क्योंकि यह कर्क रेखा में स्थित था, इसलिए यहाँ पर एक कर्कराज मंदिर स्थापित किया गया था। तो कभी आपसे भविष्य में पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश के किस शहर में कर्कराज मंदिर स्थापित किया गया था, तो हमें याद रखना है ये कहाँ पर किया गया था, उज्जैन में किया गया था। और जो वेदशाला है वहीं पर वैदिक जो वॉच है वहाँ पर लगाई जाएगी आसपास की जगहों पे। मध्य प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने इसकी नींव रखी है। क्यों रखी है? क्योंकि वहाँ के सांसद हैं, सॉरी विधायक हैं। अब उसके अलावा क्या था, जो खगोलविद थे वराह मिहिर, ये कौन थे? ये विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे और इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना करी है जो कि खगोल विज्ञान पे है। इसके अलावा जो इसकी खोज करी थी कर्क रेखा की, वो वाकणकर जी ने करी थी। वाकणकर जी के बारे में आपके पास बहुत सारी जानकारियां हैं। उन्होंने उसके जो उज्जैन के समीप ग्राम डोंगाला है वहां पे कर्क रेखा की तलाश करी थी। अब उसके अलावा एक अत्याधुनिक वेदशाला भी बनाई गई है। पिछले वर्ष के करंट अफेयर्स में हमने आपको ये बताया था जब पढ़ाया था एग्जाम के जस्ट पहले कि IIT वहाँ पर मिलकर के क्या है वेदशाला जो चालू करी गई है। नवंबर के आसपास जब करंट अफेयर हमने पढ़ाया था आपको, जुलाई के आसपास, तो उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी थी। खगोल विज्ञान पे ये जो पूरा का पूरा काम कर रहे हैं, तो ये थी इसके बारे में जानकारी। आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रदेश का सबसे लंबा रिंग रोड कहाँ, किस जिले में बनाया जाएगा? इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। तो इसका राइट आंसर होगा जबलपुर में। नितिन गडकरी जो केंद्रीय उड्डयन मंत्री हैं, सड़क परिवहन मंत्री हैं, वो आए हुए थे, उन्होंने इनॉग्रेशन किया है। रिंग रोड क्या होता है कि पूरे एक शहर के चारों तरफ का, एक तरह से आप ये कहो बाईपास की तरह होता है, शहर को चारों तरफ से जोड़ता है। जिसे शहर के बीच से नहीं जाना, कहीं जाना, तो वो आपस की जो छोटी सड़कें होती हैं उनको भी जोड़ता है। तो इस प्रकार से प्रदेश का जो सबसे बड़ा रिंग रोड बनाया जाएगा 112 किलोमीटर के आसपास का होगा, ये जबलपुर में बनेगा। और वहाँ पे साथ साथ कुछ घोषणाएं और हुई हैं। जबलपुर में एक लॉजिस्टिक पार्क की स्वीकृत की गई है और देखते हैं कि वो पार्क कहे का होगा। साथ ही में जबलपुर और नागपुर के बीच एक मेट्रो ट्रेन परियोजना शुरू करी जाएगी और उसमें क्या कहते हैं बाकी की चीज़ें भी होंगी, सब्जी वगैरह ले जाने के लिए भी होगी। लेकिन जो सबसे बड़ा रिंग रोड है पूरे भारतवर्ष का वो हैदराबाद में है, जो कि 126 किलोमीटर के आसपास का है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं? 5, 15, 10, 6। तो इसका राइट आंसर होगा 6। ये पुरस्कार बहुत सारे लोगों को दिए गए हैं, उन्हें याद रखने की आवश्यकता आपको नहीं है। यहाँ से यदि संभावित प्रश्न बनेगा तो मैं बाकी की डिटेल्स इसकी आपको जो इसकी PDF होगी और मैं आपको मंथली करंट अफेयर पूरा नवंबर माह का पढ़ाने वाला हूँ। और दिसंबर में हम 31 दिसंबर के बाद 1 तारीख से 5 जनवरी के बीच पूरे वर्ष का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पर मैं आपको PDF में इसकी डिटेल्स दे दूंगा। देखिए, मुख्यमंत्री 3 पुरस्कारों की शुरुआत की गई है। अभी मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा करी थी। ये सभी पुरस्कार जो दिए जाएंगे, ये जो मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारी होंगे उनको दिए जाएंगे, क्योंकि उनका भी किसी भी राज्य के, जिले के, गांव के क्या कहते हैं विकास में एक बहुत बड़ा योगदान होता है। उन्हें भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है। तो मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कारों की जो संख्या होगी 15 होगी, लगभग 15 लोगों को दिया जाएगा और इसमें 10 लाख रुपए की राशि होगी। यदि 1 से 2 लोग पाते हैं तो ये जो राशि होगी आपस में बराबर भाग में बांट ली जाएगी। मध्य प्रदेश के जो सभी विभाग हैं आपके, उनको ये दी जाएगी। 6 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिए जाएंगे, वो 6 श्रेणियां नीचे दी गई हैं। और ये जो पुरस्कार होंगे ये सभी के सभी मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस यानी 1 नवंबर को दिए जाएंगे। और इनमें कैसे इनकी गणना की जाएगी, तो की जाएगी जो ये पुरस्कार होंगे, जो वित्तीय वर्ष होता है हमारा 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च का, इसके बीच में जो भी उल्लेखनीय कार्य करेगा उसको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। दूसरा पुरस्कार है
मध्य प्रदेश उत्कृष्टता पुरस्कार नवाचार के क्षेत्र में प्रत्येक श्रेणी में कितने रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी? 4 लाख की दी जाएगी, 5 लाख की दी जाएगी, 1 की या 2 की? तो इसका राइट आंसर होगा 1 लाख रुपए की सम्मानित राशि दी जाएगी। ये भी 15 पुरस्कार कुल दिए जाएंगे, 1 लाख रुपए की सम्मान राशि होगी। ये सभी शासकीय सेवक होंगे, इनको ये पुरस्कृत किया जाएगा। 1 नवंबर को दिया जाएगा स्थापना दिवस में, और जो वित्तीय वर्ष रहेगा उनका 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो अच्छा कार्य शासकीय सेवक करेंगे उनको इससे सम्मानित किया जाएगा। तीसरा पुरस्कार है मध्य प्रदेश का जो गौरव सम्मान है, प्रत्येक श्रेणी में कितने रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी? 4 लाख, 5 लाख, 1 लाख या 2 लाख? तो इसकी जो राशि होगी वो 5 लाख होगी। पुराने पेपरों का जो हमारे नेचर रहा है सभी एग्जामों में, उसमें राशि स्थापना वर्ष या किस दिन दिया जाता है ये ज़्यादा रहा है, तो इन्हें याद रखना है। इसमें जो दी जाएगी गौरव सम्मान में, ये 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। ठीक है, ये इन सभी पुरस्कारों में मध्य प्रदेश का मूल निवासी जो है वो आवेदन कर सकेंगे गौरव सम्मान में। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के दिन दी जाएगी। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस में राष्ट्रीय स्तर पर जो पद्म पुरस्कारों से, या इसके अलावा जैसे राष्ट्रीय नारी सम्मान हो गया, या कोई अन्य बड़े पुरस्कारों से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, प्रदेश को गौरवान्वित करेंगे, ऐसे व्यक्तित्वों को भी इस दिन सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि वो प्रदेश के स्थापना दिवस में प्रदेश का गौरव है। आगे की तरफ बढ़ेंगे और हम पहुंच जाएंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। तो डोनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में, असम में, मणिपुर में या त्रिपुरा में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश में है डोनी पोलो हवाई अड्डा। इसका नाम क्यों है? तो पहली बात तो ये कि ये जो हवाई अड्डा है इसका नाम बदला गया है और ये ईटानगर में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी के उस पर है ये, तो इसका नाम जो रखा गया डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर रखा गया है। थोड़ा सा यूनिक नेम है, इसलिए इसको करंट अफेयर में सम्मिलित किया गया है। ये जो डोनी पोलो, ये राज्य की जो वहाँ की सांस्कृतिक विरासत है उस पर आधारित है। वहाँ पर डोनी जो होता है सूर्य का प्रतीक होता है, और जो पोलो होता है वो चंद्रमा का प्रतीक होता है। सरकार ने इसको 2019 में ही ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, जो कि मध्य प्रदेश में भी इंदौर के पास बन रहा है, पर वो देवास जिले में आता है, इसी प्रकार से वहाँ पर भी एक हवाई अड्डा प्रस्तावित, क्या कहते हैं, सैद्धांतिक मंजूरी दी थी, वो पूरा कर लिया गया है। उसी का नाम वापस से बदल करके उसको डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। फोर्ब्स द्वारा किस कंपनी को भारत का नंबर 1 और दुनिया का 20वां सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता का दर्जा दिया गया है? आदित्य बिरला ग्रुप को, रिलायंस इंडस्ट्री को, बजाज को या HDFC बैंक को? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज को, यानी जियो को, जिसके नेट पे आप इस समय ये करंट अफेयर देख रहे हैं। तो फोर्ब्स की विश्व की जो सबसे बेहतरीन नियोक्ता, इस फोर्ब्स ने अपनी एक सूची जारी करी है 2022 की रैंकिंग। नवंबर और दिसंबर में लगभग बहुत सारी आपको रैंकिंग आने वाली है, तो उससे जुड़े हुए प्रश्न हमें मिलते जाएंगे। तो इसमें क्या हुआ है कि जो देश का सबसे बड़ा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो रिलायंस इंडस्ट्री को दिया गया है, और इसे अच्छा नियोक्ता विश्व स्तर पर काम करने के लिए 20वीं सबसे अच्छी कंपनी का दर्जा दिया गया है। लेकिन विश्व स्तर पर टॉप 10 पे बात करी जाए तो भारत की कोई नहीं है। उसमें सर्वश्रेष्ठ पे आती है आपकी, एक तो सबसे पहले ज़्यादातर कंपनियां आपको वहाँ अमेरिकन मिलेंगी, सिर्फ एक कंपनी है जो दक्षिण कोरियाई है, वो है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, IBM, अल्फ़ाबेट, एप्पल, ये सभी की सभी क्या है, अमेरिकन कंपनी है। ये टॉप 5 कंपनीज हैं। इसके बाद जो आती हैं, भारत की जो कंपनी है वो 20वें नंबर पे है, रिलायंस इंडस्ट्री। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि सऊदी की जो कंपनी है आरामको, जिसको प्रोजेक्ट यहाँ पे कैंसिल हो गया भारत में, ये हो गई, जापान की ऑटो कंपनी होंडा हो गई, यमाहा हो गई, इन सभी को इसने पीछे करते हुए अपना नाम वहाँ पर दर्ज किया है। टॉप 100 में भारत की कोई कंपनी नहीं है, मात्र एक कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्री। बात करी जाए रिलायंस इंडस्ट्री की, तो ये $100 अरब का राजस्व इकट्ठा करने वाली भारत की पहली कंपनी है। इसकी स्थापना 1973 में धीरूभाई अंबानी ने की थी, और ये भारत की निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी, जो इसका मुख्यालय मुंबई में है, जो इसके वर्तमान अध्यक्ष है मुकेश अंबानी हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न क्रमांक 8। निम्न में से कौन एक कैलेंडर वर्ष में 1000 रन T20 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने वाले पहले भारतीय हैं? रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली या सूर्य कुमार यादव? तो इसका राइट आंसर होगा सूर्य कुमार यादव। डिटेल्स थोड़ी देख लेते हैं। ये सूर्य कुमार, अभी इन्होंने जो मैच चल रहा था जिम्बाब्वे के खिलाफ, वहाँ पर जब इन्होंने 61 रन बनाए तो ये उपलब्धि हासिल कर ली, और 44 के औसत से इन्होंने ये कैलेंडर पे रन बनाए। इसके पहले जो ये रिकॉर्ड था 2021 में पाकिस्तान के विकेट कीपर है जो मोहम्मद रिजवान, उनके नाम से था। बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। एनर्जी कार्गो ट्रैक्टर वर्टेक्स के अनुसार
अक्टूबर 2022 में निम्न में से कौन सा देश भारत को कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है? यानी भारत को सबसे ज़्यादा कच्चा तेल भारत कहाँ से इंपोर्ट कर रहा है और कौन सा देश है जो उपलब्ध करा रहा है? रूस है, इराक है, सऊदी अरब है या यूएई है? तो इसका राइट आंसर होगा रूस। बिल्कुल सही है। इसका फ़ायदा रूस को मिला है, हमें फ़ायदा मिला है जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ है। इसके पहले जो था सऊदी अरबिया हमारे लिए, इराक जो था टॉप पे था, उसके बाद सऊदी अरबिया हो गया। लेकिन क्या हुआ कि इराक और जब रूस और जब यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो रूस ने एक बड़ा ऑफर रख दिया था, 30% का फ्लैट ऑफ दे रहा था उस समय पे कच्चे तेलों पे। तो भारत ने वहाँ से, उसके पहले बहुत ज़्यादा आपूर्ति नहीं थी, बहुत ही कम में थी, लगभग 5 से 7% के आसपास भी नहीं थी। लेकिन भारत ने वहाँ से तेल खरीदना शुरू कर दिया क्योंकि बाकी की जगहों पे बैन लगने के बाद तेलों की जो कॉस्ट थी वो ज़्यादा जाने लगी। तो भारत ने क्या किया, अपने आप को मूव किया और रसिया से तेल परचेज करना स्टार्ट किया, जिसके बाद धीरे धीरे करते हुए लगभग 8 महीने में ये सबसे बड़ा हमारा आपूर्ति करते हैं। भारत सबसे ज़्यादा इस समय जो ऑयल इम्पोर्ट कर रहा है, जो क्रूड ऑयल इम्पोर्ट कर रहा है वो रसिया से कर रहा है और वो लगभग हो गया है 22%। इसके पहले इराक से हम लोग 20.5%, सऊदी अरब से 16% के लगभग परचेज करते थे। अब सबसे ज़्यादा हम किससे कर रहे हैं? रसिया से कर रहे हैं। और बात करी जाए तो भारत जो है चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा देश है जहां पर सबसे ज़्यादा, जो अपना सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है वो तेल खरीदने में करता है। और इसी पे जो हमारी निर्भरता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है क्योंकि आज की डेट में यदि आप बात करो तो पिछले वित्तीय वर्ष में यदि हमने 120 बिलियन डॉलर का ऑयल खरीदा था तो वर्तमान में हम लोग लगभग 180 बिलियन डॉलर के आसपास ऑयल परचेज करने वाले हैं। तो अब आप समझ लो कि हमारे जो 60 बिलियन डॉलर है वो जाकर के अनावश्यक रूप से किस पे खर्च हो रहे हैं? ऑयल पे खर्च हो रहे हैं, महंगा ऑयल खरीदने पे। तो इसी वजह से हमारे यहाँ जो इथेनॉल के प्रयोग पे सरकार बढ़ावा दे रही है कि जो ऑयल में एक, जैसे अपने पास 100% ऑयल ना हो करके 20% के आसपास, अब धीरे धीरे 5% से आगे बढ़ रहे हैं कि इथेनॉल की मात्रा हम मिलाते जाएंगे तो हमारी जो तेल पर निर्भरता है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। हमारी तेल पर निर्भरता जितनी कम होगी हमारी ग्रोथ रेट उतनी ही ज़्यादा होगी। इसीलिए हमें ऊर्जा की बचत करनी चाहिए। और जो पेट्रोल है या जब आप ट्रैफिक लाइट वगैरह में खड़े होते हैं तो आप अपनी गाड़ियों को बंद कर लिया करें, क्योंकि आप उसमें देश का सहयोग कर रहे हो, हमारे देश का पैसा बचा रहे हैं, हम अपने देश का पैसा बचा रहे हैं। परंपरागत रूप से यदि बात करी जाए तो इराक, सऊदी अरब, यूएई भारत को तेल का प्रमुख आपूर्तिकर्ता माना गया है। भारत चीन के बाद रूसी कच्चे तेल का दूसरा बड़ा खरीदार बन गया है। इस जो टॉप पे चल रहा है वो चाइना चल रहा है, जो सबसे ज़्यादा वो रसिया से तेल परचेज करता है, उसको पास भी पड़ता है, उसके लिए थोड़ा सा आसानी होती है। आगे की तरफ बढ़ेंगे और आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। भारत का पहला आई इन द स्काई उपग्रह कौन सा है? रिसैट है, वनवेव है, MK3 है या रिसैट 2 है? तो इसका राइट आंसर होगा रिसैट 2 है। ये क्या है? भारत का पहला आई इन द स्काई उपग्रह है जिसका नाम है रिसैट 2। ये इसका जो उद्देश्य था वो क्या था कि जब हमारे यहाँ मुंबई आतंकी हमला हुआ था उसके बाद इसरो ने, हमारी जो सरकार है उन्होंने इसरो से बात करी, क्योंकि वो पूरे वो कहाँ से आए थे? समुद्र के रास्ते से आए थे। तो समुद्र के रास्ते से आने की वजह से क्या हुआ कि निगरानी उतनी अच्छी रख नहीं पाए, जो हमारा क्या कहते हैं, जो हमारी वहाँ पे सेना है, ठीक है, जो वहाँ पे मुंबई पे लगे हुए हैं, वहाँ पे उसकी निगरानी उतनी अच्छी हो नहीं पाई। तो इसरो ने इसके लिए हमारे लिए क्या किया? एक रिसैट 2 का उपग्रह बनाया, छोटा सा, जो पूरी की पूरी एक तरह से निगरानी करता है, जासूसी की तरह उसका यूज किया जाता है कि ऐसी कोई भी गतिविधियाँ होती हैं तो वह पूरी की पूरी खबर जो होती है सेना तक देता है। और उसमें क्या होता है, बहुत बड़ी जो आतंकी गतिविधियाँ होती हैं, घुसपैठ होती है, इसको हम लोग रोक सकते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने रिसैट 2 उपग्रह जो है राडार इमेजिंग सैटेलाइट जकार्ता के पास हिंद महासागर में अभी इसको क्या किया है, फिर से ये पृथ्वी का जो वायुमंडल है तो अनियंत्रित क्षेत्र में फिर से प्रवेश किया है। बहुत बड़ी सेवा देने के बाद 2009 के से लेकर के, क्योंकि इसकी जो स्थापना हुई थी, छोड़ा गया था, ये 2009 में छोड़ा गया था, तो लगभग 12 साल के आसपास वापस से ये आया है, इसलिए खबरों में बना हुआ है। और इसका जो इस्तेमाल की आवश्यकता महसूस की गई थी वो 2008 में मुंबई आतंकी हमलों के बात की गई थी। अभी जो हमारे यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, इसमें स्काई 2 का जो रिसैट 2 है, इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसने हमारी सेना के साथ पूरा समन्वय करके पूरी जानकारी दी थी, गतिविधियों की पूरी जानकारी दी थी, और बहुत ही जो वहाँ की जो डायरेक्ट इमेज होती हैं वो उन्हें क्या किया था, उपलब्ध कराया था। तो सेना को हमारे बहुत बड़ी एक आसानी थी। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ हैं।
कल हमने आपको एक प्रश्न दिया था, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मध्य प्रांत में हिंदुस्तानी सेवा दल का गठन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसी ने कमेंट करके नहीं बताया। द्वारका प्रसाद मिश्रा होंगे, सिद्धनाथ माधव अगरकर होंगे, दुर्गापुर मेहता होंगे या सेठ गोविंददास होंगे? तो इसका राइट आंसर होगा द्वारका प्रसाद मिश्रा होंगे। तो इसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पर हम लोग डिटेल देख लेते हैं। गांधी जी का जब नमक कानून आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि सभी जगहों पर एक रचनात्मक गतिविधियां शुरू करी गई। उन्हीं में क्या हुआ, बहुत सारे छोटे छोटे संगठन बने। मध्य प्रदेश भी इसमें आगे बढ़ा। मध्य प्रदेश में क्या हुआ कि एक युद्ध समिति बनाई गई थी। युद्ध समिति में कौन कौन थे? उसके जो अध्यक्ष थे उस टाइम पे सेठ गोविंद दास थे और जो मंत्री थे उसके द्वारका प्रसाद मिश्र थे। उसी समय में क्या हुआ कि जो सेठ गोविंद दास थे, इन दोनों की जो एक्टिविटी में आपको मिलेगी, वैसे भी मध्य प्रदेश में जब ये आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन, तो जो मेन हब था वो जबलपुर था। तो जबलपुर में कौन थे एक्टिव थे? सेठ गोविंद दास एक्टिव थे। तो द्वारका प्रसाद मिश्र ये दोनों ने मिल करके एक तरुण सभा की भी स्थापना करी थी। ठीक है, हमें याद रखना है कि सेठ गोविंद दास तथा द्वारका प्रसाद मिश्र जी के द्वारा जब नमक कानून आंदोलन उल्लंघन के लिए समितियां बनाई गई थी, तो उसमें एक तरुण सभा की भी स्थापना करी गई थी। वो जबलपुर में की गई थी। ये दोनों उन्होंने स्थापना करी थी। उसी समय पे पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने हिंदुस्तानी सेवा दल नाम का एक दल बनाया था, उसका गठन किया था। और उसमें उनकी जो कोशिश थी कि बहुत सारे लोगों को जोड़ा जाए, इसको पूरे मध्य प्रांत के बाहर ले भी इसको फैलाया गया था। फिर क्या हुआ, इसके बाद 1930 में सेठ गोविंद दास द्वारा क्या कहते हैं और इनके द्वारका प्रसाद मिश्रा के संपादन में जबलपुर से एक दैनिक लोकमत, खंडवा से स्वराज नामक साप्ताहिक का प्रकाशन किया गया था, जो दैनिक लोकमत था। और हमारे यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन के समय अखबारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, खबरों को वहाँ तक पहुँचाने में, गतिविधियों की जानकारी देने में। कई बार उनमें क्या होता था, अब आप बार बार पढ़ते होंगे कि हर दूसरे दिन अखबार निकल रहे हैं, हर महीने निकल रहे हैं। उसका एक कारण ये था कि हर महीने कम से कम 10 अखबारों पे मध्य प्रदेश पे उस समय कुछ न कुछ छोटे से भी ये न्यूज़पेपर पे बैन लगा दिया जाता था। तो फिर एक नया अखबार शुरू किया जाता था, क्योंकि अखबार से क्या होता था, एक पहचान बन जाती थी कि इस पे जो लेख लिख रहा है वो कौन सा व्यक्तित्व लिख रहा है। तो वो आवाज़ में क्या होती थी, एक मजबूती आती थी। उसके अलावा उसके साथ क्या होता था कि आंदोलन का प्रचार प्रसार क्या होता था, बढ़ता था। एक विश्वसनीयता बन जाती है कि जैसे ये दैनिक लोकमत पे छपा है, यानी पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र या सेठ गोविंद दास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ऐसी एक विश्वसनीयता बन जाती थी और लोगों में जागरूकता फैलाई जाती थी आंदोलन को लेकर के। तो इसका जो गठन किया था, किसने किया था? पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने किया था। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है, सेठ गोविंद दास और द्वारका प्रसाद मिश्र ने मिलकर के तरुण सभा का गठन किया था। आज का प्रश्न आप सभी के लिए ये रहा, 1857 के विद्रोह में किस जगह को सागर का द्वार कहा जाता था? सागर का मतलब यहाँ पर समुद्र वाला नहीं है, सागर जगह का है। ठीक है, जो हमारा जिला है। तो सागर का द्वार किस जगह को कहा जाता था? अजयगढ़ को कहा जाता, अमझेरा रियासत को कहा जाता था, राहतगढ़ को कहा जाता था या गढ़ा मंडला को? इनमें से किस जगह को 1857 के विद्रोह के समय में सागर का द्वार कहा जाता था? द्वार मतलब कि वहाँ पे यदि हमने जीत लिया, उस जगह को जीत लिया, तो सागर पर हमारा क्या होगा, उस जगह पे हमारा नियंत्रण हो जाएगा। आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर कमेंट करके बताना है। थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में देनी है। आपने कल के करंट अफेयर में नहीं दी थी, आशा करता हूं आज के में देंगे, क्योंकि इसके पहले वाले में काफ़ी बढ़ चढ़ कर आपने हिस्सा लिया था। जिनके आंसर राइट होंगे एग्जाम गुरुजी की तरफ से लाइक मिलेगा। जिनके आंसर अच्छे होंगे, जिन्होंने कुछ जानकारी साझा की होगी हमारे साथ, तो उसको हार्ट दे दिया जाएगा, ताकि आप सभी लोग समझ पाएँ कि ये आंसर में हमें कुछ जानकारियाँ मिलने वाली हैं। साथ ही में ये जो आंसर है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जो राइट है ये राइट आंसर का आपको बताएगा। करंट अफेयर यहाँ से हमारा समाप्त होता है। और आप यदि तैयारी करना चाहते हैं, MPPSC प्री और मेंस के कोर्स, वीडियो कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं, तो एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म में ऑफर चल रहा है। प्री का कोर्स आप परचेज करते हैं, जो कि 3 साल की वैलिडिटी अपडेट्स के साथ है, जिसका कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाएगा। प्री के नोट्स आपको फ्री मिलते हैं, जो कि 1300 रुपये के हैं। वहीं यदि आप मेंस का कोर्स परचेज करते हैं तो आपको 5000 रुपये के प्री प्लस मेंस के दोनों नोट्स आपके घर पे पहुंचाए जाएंगे। ये कोर्स की जो वैलिडिटी होगी ये 4 वर्षों की होगी। इसमें लगातार वीडियोस अपडेट किए जा रहे हैं। और इसके साथ क्या क्या मिलेगा, बाकी की जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। एग्जाम गुरुजी के प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं। फिर हमारी आपकी मुलाकात होती है अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।